हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये हमारा करंट अफेयर का डेडिकेटेड सेशन है। इसमें हम लोग आज स्पेशली ये जो सेशन नंबर 26 लिया गया है क्योंकि आपका एमपी का एक सेशन और बाकी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको मैं मॉडर्न के बाद की जितनी भी हिस्ट्री है पूरी वो सिंगल सेशन में कंप्लीट करके दे दूंगा। तो एक सेशन का गैप रखा है मैंने स्पेशली, ये 26 नंबर का सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इसमें आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, आप आंसर करेंगे। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड भी किए हैं, करंट अफेयर पढ़ाया भी है, उनको यहाँ इंक्लूड किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ लिया गया है। इसी प्रकार से एक सेशन और लेने वाला हूँ, और इसमें जो है आपके क्वेश्चंस की जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। या एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे ओडीओपी होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्वेश्चन के आने के चांसेस जो हैं वो होते हैं 90% तक। लेकिन बात याद रखिएगा, 52 अराउंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स के आपको ओडीओपी याद होना चाहिए। आप समराइज करके याद रख सकते हैं कि सर कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट के सेम हो गए हैं, यहाँ का भी वो है, वहां की वो प्रसिद्ध चीज है। तो इस वजह से आपको वो पूरे के पूरे ऑलमोस्ट वो लिस्ट जो देखी हुई होना चाहिए, ओडीओपी एंड जीआई टैग दोनों की बातें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बोला गया है, बताइए, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है, ये किसे दिया गया है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है किसे दिया गया। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये कि क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है कि ये जो दिया गया है ये किसे दिया गया है। ये दिया गया है हमारे यहाँ के एक व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनका नाम है अशोक कुमार जी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अशोक कुमार जी जो है ये किस विधा या खेल से संबंधित है? ऑप्शन आर हॉकी, क्रिकेट, मलखम या वॉलीबॉल। चलिए, तो याद रखना अशोक कुमार जी जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? हॉकी से। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेंगे। मैंने आपको नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मलकम से संबंधित नहीं है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का अशोक कुमार जी को दिया गया है और वो हॉकी से संबंधित है। इनके बारे में अगर बात करें, हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में बात करें, है ना, यहाँ पर हम बोलने जा रहे हैं अवार्ड के बारे में। ठीक, ये अवार्ड जो है ये दिया जाता है और ये इंडिया का, ठीक है, इंडिया का स्पोर्ट के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर हो गया ये। ठीक है, किसको दिया जाता है? एक ऐसे स्पोर्ट पर्सन को जो लगभग पिछले 4 सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। इट इज गिवन फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स। देखो, पेपर बनाने वाले का कोई ये नहीं कह सकते आप कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, है ना। यस रोहित, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अब यहाँ पर क्या क्या दिया जाता है, तो देखो, मेडल, सर्टिफिकेट, ठीक है। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राइज मनी इसके अंतर्गत कितनी दी जाती है, तो आप याद रखना 25 लाख रुपीस यहाँ पर जो है इसकी प्राइज मनी होती है। अब एक अगला क्वेश्चन ये कि सर ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है ये पहले क्या किसी और नाम से जाना जाता था? यस, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन सरकार ने 2021 में इसका नाम चेंज किया और इसे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा और इसका नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या खेल रत्न, है ना। अब इसकी स्टार्टिंग अगर पूछें 2021 में तो केवल नाम चेंज हुआ है। स्टार्टिंग हुई है 1991-92 में, ये 1991-92 से दिया जाने लगा है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो नेशनल लेवल का अवार्ड है, पहली बात तो ये अवार्ड जो है वो नेशनल लेवल का अवार्ड है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ लिखा है इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, नेशनल लेवल का। तो आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है और ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, तो ये दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और उसमें भी मिनिस्ट्री का नाम आपको याद रखना है। इतनी चीजें जो है आपको याद होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड यहाँ पर आपके पास डेटा है, एंड वन इज अशोक कुमार जी, और उनका फैक्ट कि वो आपके हॉकी से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप पढ़े ना तो आपको ये चीजें, सारी चीजें क्लियर हो एक साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? In which district of Madhya Pradesh was the National Children's Science Congress held? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भोपाल में किया गया है, इंदौर में किया गया है, ग्वालियर में है या जबलपुर में है? इसका आपको आंसर करना है।
यस, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस जो है उसका आयोजन जो किया गया है वो भोपाल जिले में किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें समझेंगे ये जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है एनसीएससी के नाम से जानी जाती है। अब पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको सब पता चल चुका है कि सर ऐसा ऐसा है, आपने याद भी रखा, आंसर भी याद रखा, लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन अदरवाइज या अपोजिट साइड से पूछ लेता है। वो ये बोल देता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएससी, और ये लिख कर आपको नीचे जो ऑप्शंस देगा, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन या नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इस टाइप से, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे क्या? ऑप्शंस आएंगे 1 and 2 करेक्ट, नाइदर ऑफ करेक्ट, या इस टाइप का, तो आपको चूज करना पड़ेगा, दोनों सही है। शॉर्ट फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर साइंस शेड्यूल्ड कास्ट, और ये आपका नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ये बात कब से स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम? तो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फ्रॉम, या प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1993। ठीक, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। किस किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है? तो याद रखना 10 to 17 ईयर, 10 to 17 ईयर जिन बच्चों की एज ग्रुप होती है उनके लिए ये एनसीएससी होता है। वहीं पर ये जो एनसीएससी जो है वो कौन प्रोग्राम को जो है वो कौन टेकल करता है? तो दिल्ली का ये आपका डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एनसीएसटीसी, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है वो ये करवाता है। ठीक है, चलिए बेसिक बेसिक बातें हैं, 3-4 फैक्ट आपको यहां से मिलते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? ठीक है, मसाले के उत्पादन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। आंसर करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ द अबव, बताइए। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, मसालों के उत्पादन में रिसेंटली जो आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, हालांकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि केरला जो है वो हमारा पहले नंबर पे आता है वगैरह, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो 1 दिखाई दे रहा है, ये आपका। ठीक, एक काम करो, इसको देख लेना एक बार, ठीक है, चेक विद केरला। अभी रिसेंटली अगर आप इंडिया के लेवल पर देखेंगे ना तो आपको शायद शायद वो जो केरला दिख जाए, क्योंकि पुराने टाइम में केरला ही जो था वही पहले नंबर पे आता था मसाले में। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना किस जिले में की गई है? बताइए। चलो इसको आप एक बार फिर भी, है ना, लो, ठीक, चलिए बताइए वैदिक घड़ी की स्थापना। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका खुद नाम है। ये घड़ी का नाम क्या रखा गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ है? सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, ये भोपाल में। ठीक है, वैदिक घड़ी जो है इसके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो वैदिक घड़ी है, ये वैदिक घड़ी आपकी कितने घंटे दिखाती है, या एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो वन डे जो होता है वो यहाँ पर 30 आवर्स का होता है। कितने का? 30 आवर्स का। ये घड़ी का थोड़ा विशेष यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, मोहन यादव जी ने, है ना, क्लियर है ये बात? चलिए यहीं पर उज्जैन के बारे में जब बात चले तो उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि यहाँ पर अब देखो हमारे सीएम जो बने हैं उसके बाद आई थिंक आपका ये पहला पेपर होने वाला है, तो उज्जैन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ेगी। जैसे फर्स्ट मेडिकल सिटी, मेडी सिटी भी कहते हैं उसको, है ना, फर्स्ट मेडी सिटी आपकी कौन बनाई जा रही है? उज्जैन को बनाई जा रही है। ये यहीं पर आपका शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महाकाल लोक है, जिसकी तर्ज पर अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे और भी लोक बनाए जा रहे हैं, वो यहीं पर है। ठीक है, दक्षिण मुखी आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पर? दक्षिण मुखी आपके महाकालेश्वर हो जाएंगे यहाँ पर, तो शिवलिंग हो जाएगा, या इसको कहेंगे ज्योतिर्लिंग आपका। बाकी नाम बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर और मंदिर जो है ना उनके भी आप नाम याद रखेंगे, बेसिक मंदिर के नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहीं पर आपका जो उज्जैन है इसमें 2028 में जो है आपका सिंहस्थ लगने वाला है, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रखेंगे। फिर जब आप ये पढ़ते हैं तो साथ में आपको नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के बारे में भी देखना है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना जो पिछली बार स्टार्ट की गई थी और इसको रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट होने वाली परियोजना है आपकी। ठीक है, सांदीपनी स्कूल के बारे में बिल्कुल, मेडिकल डिवाइस के लिए पार्क जो बनेगा, मेडिकल डिवाइस पार्क जो यहाँ पर बनाया जाएगा, मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क।
और यहीं से आपका जो सांदीपनी आश्रम है वहां से आपका एक आध्यात्मिक मार्ग के बारे में भी बात की गई है, आध्यात्मिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, प्रसादम प्रसादालय उस टाइप से। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो भैरव बाबा का मंदिर है, भैरव मंदिर जो है, उस मंदिर में काल भैरव का जो मंदिर है वहां पर प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, ये उनका वहां का प्रसाद है। ठीक है, काल भैरव मंदिर कहेंगे। यहीं पर आपकी जो है एक भैरवगढ़ जेल भी यहीं पर पड़ती है, अगर कभी आ जाए। भैरवगढ़ जेल जो है वो भी कहाँ है, वो भी उज्जैन में हो जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी रही अभी। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पर उज्जैन में अगर आप बात करें तो आप बोल सकते हैं कि उज्जैन में भैरवगढ़ जेल और उज्जैन जो है, अरे एक पॉइंट अच्छा याद आया था, मंगलनाथ मंदिर के लिए। ठीक है, मंगलनाथ मंदिर से रिलेटेड बातें आपको याद रखना पड़ेगी। मंगलनाथ मंदिर जो है या मंगलनाथ जो है वो पृथ्वी के केंद्र माने गए हैं, है ना। ये मंगलनाथ मंदिर जो है इसको हम क्या मानते हैं, पृथ्वी का केंद्र मानते हैं। ये आपको नोट्स में पढ़ाया गया है। यहीं पर आपको किसका मंदिर मिलेगा, और पृथ्वी मंगल कौन है, मंगल कौन है, तो ये पृथ्वी का पुत्र या पृथ्वी से संबंध से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। ठीक है, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। ठीक, ये बहुत सारी बातें हैं। जंतर मंतर एक इंपॉर्टेंट, यस वेरी गुड। जंतर मंतर आप बात करेंगे जो राजा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, वो कहाँ का है, तो वो भी आपका उज्जैन का हो जाएगा। ये बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। उज्जैन को मैंने आपको अलग से उज्जैन इंदौर वगैरह सब बताया है, वो पढ़ें आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वालियर जिले के, तो देखो आज क्या है, जो क्वेश्चंस है ना उसमें भी फैक्ट है। अब पेपर में जरूरी नहीं है कि आपसे केवल जिस तरीके से हमने क्वेश्चन पूछा है उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। वाई, बिकॉज हो सकता है कि आपको वो ये बोल दे कि बताइए जो आपके प्रभात राय जी हैं, प्रभात राय जी जो हैं वो किस कला से संबंधित थे, जो हमारा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें प्रभात राय जी के बारे में तो वो किस जिले से संबंधित है, ये भी पेपर बनाया जा सकता है। बताइए प्रभात राय जी जो थे वो किस कला से संबंध रखते थे। जितने लोग लाइव हैं मुझे आंसर सभी से चाहिए। सभी लोग ये आंसर कर रहे हो क्या? सुनील नल, अच्छा ओके, रोहित, कैप्टन सोलंकी, सभी लोग आंसर करेंगे। ये प्रभात राय जी जो हैं ग्वालियर जिले के हैं। याद रखें भाई साहब, ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया है, इवन करंट अफेयर की क्लासेस में बताया है कि ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। और प्रभात राय जी की मूर्तियां अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति इनके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो कहाँ लगी हुई है, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति कहाँ लगी है, तो अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगी हुई है। भोपाल के बड़ा तालाब, राजा भोज जी के बारे में ये आपको मैंने बताया। राजा भोज की प्रतिमा किसने बनाई, इन्हीं ने बनाई। छोटे तालाब पे रानी कमलापति की है। याद रखना, अगर क्वेश्चन बनाने वाला बनाने पे आ गया ना तो ये भी बोल देगा कि अगर बड़ी मूर्ति कहाँ पर, मतलब राजा भोज की मूर्ति अगर आपके बड़े तालाब पर है तो बताइए छोटे तालाब पर किसकी मूर्ति है, तो ये रानी कमलापति जी की प्रतिमा जो है, मूर्ति से मेरा मतलब यहाँ पर प्रतिमा से है। तो आप याद रखें आपके प्रभात राय जी जो हैं वो कौन है, तो मूर्तिकार थे। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। जितने इंपॉर्टेंट निधन डेथ आपको बताइए फेमस पर्सनालिटीज की, वो आपको पढ़ना पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। किशोर सम्मान है, राष्ट्रीय किशोर सम्मान। सर राष्ट्रीय किशोर सम्मान है और हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय किशोर सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। रवि, सुनील, रोहित, सभी लोग आंसर कर रहे हो। राजकुमार हिरानी जी जो हैं वो जो आपके एक फिल्म मेकर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है 2023 का। ठीक है, यस, खंडवा से थे और वहीं पर आयोजन किया जाता है। कुछ फैक्ट आपके सामने हैं, जैसे मैंने कहा हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है राजकुमार हिरानी जी को किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा। पहला पॉइंट, यस। फिर उसके बाद हिरानी जी ने कौन कौन सी मूवीज है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। और पुरस्कार जो है वो 13 अक्टूबर 2023, तो आपको 2023 छोड़ दीजिए, हर साल की अगर बात करें हम लोग तो ये ये जो है आपका 13 अक्टूबर को होगा, क्योंकि इस दिन जो है हमारे प्रसिद्ध पर्सनालिटी जो है आपकी, इनका पुण्यतिथि होती है। तो ये खंडवा में आयोजन किया जाता है क्योंकि उनके जन्म स्थान की जैसे कि आप बात कर रहे हैं। और उसके बाद ठीक है, यस, प्रसून जोशी जी को क्लियर है ये बात, तो प्रसून जोशी और संजय लीला भंसाली जी भी करंट में आ रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन,
पूछा जाना चाहिए, है ना। अगर मेरे हिसाब से अगर जीआई टैग पर क्वेश्चन बनता है तो यही बनना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पीएससी ने ये ट्रेंड फॉलो किया है। जब सुंदरजा आम को जीआई टैग मिलता है, रीवा के सुंदरजा आम को, तो वो क्वेश्चन पूछता है सिविल सर्विसेज में कि बताइए सुंदरजा आम किस राज्य, किस जिले का जो है प्रसिद्ध प्रजाति है, या कौन से प्रजाति से क्वेश्चन पूछ जाता था कि सुंदरजा किस प्रजाति का प्रसिद्ध फल का नाम है, नीचे आम वगैरह दे दिया था। उसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और वो है रियावन लहसुन का। अब ये रियावन लहसुन जो है इसको जीआई टैग मिला है, बहुत अच्छी बात है। ये कौन से जिले, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की उत्पाद है, तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर है रतलाम। ठीक है, आप लोगों ने बढ़िया आंसर किया है, रतलाम जिला जो है उसमें आप ध्यान रखें। ठीक है, नूरजहां अलीराजपुर का है, कट्ठीवाड़ा, राइट। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें करें तो यहाँ पर मैंने पूरी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है। आप केवल ये राइट साइड तो किस कैटेगरी में जा रहा है वो लिखा हुआ है, मेनली आपको जो लिस्ट देखना है वो ये है। चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है। लेदर के टॉयज जो इंदौर के बहुत फेमस है, पीएससी का ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। चमड़े के खिलौने के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। बाघ प्रिंट आपका कहाँ का है, तो ये आपका धार का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बेल मेटल जो है दतिया और टीकमगढ़ का, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। महेश्वरी साड़ी जो है आपकी वो महेश्वर पे हो जाएगा आपका। बेल मेटल दतिया टीकमगढ़ फिर से आ गया। लेदर टॉयज इंदौर। रतलामी सेव को मिला हुआ है आपकी जो जीआई टैग। बाघ प्रिंट हो गया आपका, क्लियर। और फिर उसके बाद कड़कनाथ जो आपका मुर्गा है उसके बारे में। बालाघाट का चिन्नौर चावल, चिन्नौर क्या है तो यहाँ याद रखना, चिन्नौर जो है इसको भी अभी अभी दिया गया है, तो ये राइस है आपका। ठीक है, मुरैना की गजर को पहले से मिला हुआ है। सुंदरजा आम की हमने जो बात की है वो हो गया आपका। शरबती गेहूं को मिला हुआ। गोंड पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग के बारे में याद रखेंगे, क्योंकि ये गोंड पेंटिंग जो है अभी न्यूज में रही है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, इसी तरीके से रॉट आयरन जो होता है आपका, ढलवा लोहा, उसका डिंडोरी का जो है वो। बाटिक प्रिंट उज्जैन की, ये भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कारपेट जो है हैंडमेड कारपेट ग्वालियर के होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जबलपुर के स्टोन, ठीक है। फिर आपका जो नागपुर के ऑरेंज, ये मध्य प्रदेश में तो ज्यादा वो नहीं लेकिन फिर भी। और महोबा का पान, ठीक है, दशावरी पान। तो ये तो दो तीन अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सारे आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए इन पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये थ्योरी, ये आपको पूरी फाइल मिल जाएगी, आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको मैंने पढ़ाते समय बताया भी था कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का आयोजन कहां किया गया है, ये आपको मुझे बताना है। आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। कहां पर किया गया है सुनील? करेक्ट आंसर है आपका भोपाल में किया गया है। क्यों इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है सर, एक फैक्ट की तरह याद रख लेते हैं हम? नहीं, इसको आयोजित करने के लिए जो हमारे सीएम हैं उन्होंने काफी मशक्कत की है, क्योंकि सभी का कहना था कि ये जो इन्वेस्टर समिट है वो इंदौर की पहचान है, यहीं होती आई, यहीं करिए, लेकिन सीएम नहीं माने और वो कहां लेके गए? भोपाल। करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है अक्टूबर 2024। ठीक है, ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तब की बात कर रहे हैं हम लोग। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर को नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया? मध्य प्रदेश में कुछ एयरपोर्ट्स और बन रहे हैं, है ना। कहने को तो मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट्स हैं। कितने हैं? ये 5 एयरपोर्ट्स जो हैं, ये एयरपोर्ट अभी आपके एक्टिव एयरपोर्ट हैं या वर्किंग कंडीशन में है, याद रखें, एक्टिव और वर्किंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 से 3 एयरपोर्ट आपको और दिखेंगे, और वो 2-3 एयरपोर्ट जो हैं वो अभी या तो प्रपोज्ड है ना, या तो वो क्या हो गए हैं, प्रपोज्ड हो गए हैं, या फिर प्रपोज्ड के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आपके ये कंस्ट्रक्शन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये रीवा का एयरपोर्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आ चुका है। रीवा के एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के पहले कुछ बातें हैं, जैसे अभी अगर ऑपरेशनल की बात करें तो बोला जाता है कि ये ऑपरेशनल है, लेकिन फिर भी अगर आप वेबसाइट्स वगैरह पे देखेंगे तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे हम तो हमारे यहाँ पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एंड खजुराहो, ये जो आपके हैं ये एयरपोर्ट्स अभी सूची में हैं। इनमें से अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से चलते हैं, जिसमें एक राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक देवी अहिल्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदौर और भोपाल वाले। ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा भी दिया है कि मध्य प्रदेश से दुबई के लिए पहली फ्लाइट इंदौर से कब निकली थी वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। भोपाल वाले का नाम क्या है, तो देखो इसका नाम है राजा भोज। इसका नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक,
आपका जो इंदौर वाला एयरपोर्ट है वो देवी अहिल्या के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर पूछा जाता है तो वो आपका इंदौर का हो जाएगा। भोपाल इंदौर कंप्लीट है। जबलपुर का एयरपोर्ट जो है वो डुमना के नाम से प्रसिद्ध है, डुमना एयरपोर्ट, ठीक है। और आपका ग्वालियर का एयरपोर्ट जो है वो राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम से, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, विजया राजे सिंधिया जी, ये आपके कुछ नाम है जिनके नाम पर आपके मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट चल रहे हैं। और खजुराहो का तो एरोड्रम वगैरह है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली याद करके जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश में कोल बेड मेथेन सीबीएम, सीबीएम शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, संसाधन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? कोल बेड मेथेन के केस में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसका आंसर करिए आप तो मैं जानू। और इसके साथ ही में आप कोल में भी बताएंगे, कोल में, कोल या फिर हम इसको कहें कोयले में, कोयले में मध्य प्रदेश का क्या रैंक है? चलिए, कोल बेड मेथेन में रवि आंसर कर रहे हैं नहीं, कोल में फोर्थ है। यस, इसमें कोयले में जो हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसमें फोर्थ रैंक ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट याद रखें यहाँ पर मध्य प्रदेश की कोल बेड मेथेन के केस में सिक्स्थ रैंक है, ठीक है, इंडिया में सिक्स्थ रैंक है। इसका कुछ बेसिक डेटा आपके सामने है जिसमें आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड या केवल फर्स्ट देख लेंगे ना तो भी इनफ है आपके लिए। फर्स्ट नंबर पे आपका झारखंड है और मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो सिक्स्थ रैंक है, ठीक है। मध्य प्रदेश की यहाँ पर रैंक जो है वो सिक्स्थ है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट सर, इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि हमारे यहाँ पर बजट जो आया उस बजट में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन के टाइम पर यह बात लिख दी गई थी, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में ये बात लिख दी गई थी कि 2025 जो है उसको किस रूप में मनाया जाएगा। सुनील वेरी करेक्ट, रवि करेक्ट, इसको हम उद्योग वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। 2025 जो है ये उद्योग वर्ष के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट आपके पेपर में नहीं आएगा पर इससे रिलेटेड फैक्ट हम बहुत अच्छे से करेंगे। क्या हो पूछा गया है आपसे कि ऑन विच डेट, किस तिथि को रातापानी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य घोषित किया गया था? अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑप्शंस आर 2 नवंबर 2024, 12 नवंबर 2024, 2 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024। देखो इसका आंसर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज डेट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आपको ये फैक्ट्स देना थे, ठीक। रातापानी अगर पूछ लिया गया तो आप समझ लीजिए कि आपसे यहां से क्वेश्चन बन ही रहा है। पहला तो ये कि रातापानी रायसेन, रातापानी जो है ये टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि ये किस जगह पे लोकेटेड है, पहला, ठीक है। टाइगर रिजर्व बना है, ये इस टाइप का 8वां है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के साथ में इंडिया की बात करें तो 57 हुए हैं। लेकिन अभी इसको छोड़िए, मध्य प्रदेश, यस रायसेन में, मध्य प्रदेश में अभी टोटल कितना है वो मुझे बताइए। एट प्रेजेंट अगर हमारे पास बात करें हम लोग कितने टाइगर रिजर्व हैं, एट प्रेजेंट हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप कहोगे कि वो हमारे पास 9 है टोटल, ठीक है ना। कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। वेरी गुड, ठीक। अब ये अप्रूव किसके, देखो ध्यान से समझना, ये अप्रूव कौन करता है, तो याद रखना इट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF-NCC, और जो है आपकी NTCA, NTCA ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दोनों मिलकर इसको अप्रूव करते हैं। ये कहां पर लोकेटेड है, तो सर ये विंध्यन हिल्स में। अब पेपर में क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बनाना सर, करंट से भी बनाना है, मिला दीजिए, मर्ज कर दीजिए, दोनों को मर्ज करेंगे ना तो मर्ज करने में क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपसे बोल देगा विंध्यन, सतपुड़ा, XYZ, जो भी ऑप्शन बनाना होगा। नाउ ये किसके पास में, तो आपने कहा सर इसी के पास में आपको भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स दिखाई देंगे, जो कि मध्य प्रदेश की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। रातापानी के लिए मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फैक्ट जरूर पढ़ के जाएं। आपको ये स्पेशली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसके बाद 9th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, एक 9th नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, वो कौन सा है उसका भी आप मुझे आंसर करिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर आपको इन
इन जितने भी टाइगर रिजर्व नए डिक्लेयर हुए हैं उनका सभी का टोटल एरिया पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए? इनका टोटल एरिया, कि ये कितने एरिया में स्प्रेडेड है, और इनके अंतर्गत अगर कोई स्पीशीज वगैरह के बारे में बात मिल जाए तो भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, मतलब याद कर सकते हैं आप। यस, माधव, वेरी गुड। 9th नंबर पे जो है वो आपका 9th नंबर का जो है वो है माधव नेशनल पार्क, ठीक है। माधव नेशनल पार्क ये कहां पर है? शिवपुरी में। माधव नेशनल पार्क आपका शिवपुरी का है, तो ये 9th हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो हमारा क्या है क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले आप ये देख लें, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया। तो याद रखना 1972 का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का है, और नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? तो वो करती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। कैसे डिक्लेयर करने का कारण कुछ और है। अच्छा, केबीसी में भी क्वेश्चन आ चुका है ये, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसका जो है अप्रूव कौन करता है, तो अप्रूव में आप एमओईएफ और आपका क्या हो जाएगा सीसी, और ये एनटीसीए प्लस डिक्लेयर करने का काम किसका होता है? वो उनका, और ये नोटिफाई करके डिक्लेयर कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है, उसमें से अगर आपको दिखाई दे रही तो ठीक है, नहीं तो ये टाइगर जो है इसका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, और वो क्या है? तो वो है पेंथेरा, पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं, टाइग्रिस भी बोलते हैं, आपका जैसा मन करे आप बोल सकते हैं, ठीक है, टाइग्रिस या टिग्रिस जो भी हो, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, सब स्पीशीज के नाम लिखे हुए हैं, हैबिटेट इसका कैसा होता है, कितने रेंजेस हैं, है ना, ये किस कैटेगरी में आता है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, साइट्स की अपेंडिक्स नंबर 1 पे है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में टाइगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसमें है इंडेंजर्ड में। ये बेसिक बातें हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आरएफए में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके स्टैटिक को भी मैच करता है, प्लस जो आरएफए की वेबसाइट जो है, आरएफए का जो करंट डेटा है उसमें भी आपको बोला गया है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सर्वाधिक वृक्षों की बात की गई है, तो वो मध्य प्रदेश में टीक यानी कि सागौन जो होता है आपका, उसके सबसे ज्यादा वृक्ष आपको मिलेंगे। और इसमें अगर काउंटिंग तो नहीं होगी, परसेंटेज में दिखाया जाएगा, है ना, परसेंटेज में दिखाते हैं, उसका फैक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा उसका फैक्ट। सागौन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है सागौन मिलेगा। फिर उसके बाद बात करें सर, कुछ फैक्ट हमारे पास है, जैसे हमने कहा वन अधिनियम अधिकार, ये है ना, ये किसके लिए लगता है मैं बता देता हूं अभी आपको। आप लोगों ने एक और फैक्ट पढ़ा है रानी दुर्गावती का, वो भी करंट में है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है, ठीक है। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जब बनाया गया तो उसके आसपास के लोगों को वहां से डिस्प्लेस करने की बात आई, उनको वहां से रिहेबिटेट करने की जब बात आई, तो उनके वन अधिकार अधिनियम के थ्रू केस लगे हुए थे। तो ये हाईलाइटेड रहा है एक अलग फैक्ट। सर वन अधिकार अधिनियम कब आया था? तो याद रखना 2006 का है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अभी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, वो 1972 हो जाएगा। वहीं पर अब अगला फैक्ट अगर आपसे पूछता है, फॉरेस्ट की जब बात चल रही है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है ना, मध्य प्रदेश, यस 19.36 है ना रवि, ये लिखा है। सागौन की बात करें तो 19.36% जो है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में सागौन का प्रतिशत आता है, यानी कि टीक का प्रतिशत आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में जब आप बात करते हैं फॉरेस्ट रिजर्व की, या फॉरेस्ट का जो टोटल आपके पास फॉरेस्ट का कितना अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट है, मध्य प्रदेश इंडिया में एरिया के अगर बेसिस पे देखें तो पहली रैंक के पास में है। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, अराउंड 75 to 76,000 स्क्वायर किलोमीटर, 75 से लगाकर 76,000 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश के पास फॉरेस्ट है, जो कि इंडिया में किसी राज्य के पास नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे आपकी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से ना पूछकर मध्य प्रदेश भारत की वन रिपोर्ट अगर पूछता है, उसके अनुसार अगर बताने को कहता है 2021 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद पब्लिश नहीं हुई है ना, ठीक, तो आपके पास 94689 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट मिलेगा, 94689 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा भी आप फॉरेस्ट में याद रखेंगे। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बात करें तो याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब एक फैक्ट में आपको ये देखना है, इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है ये चीज? कि सर हमारे मध्य प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट है,
मध्य प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट है उनका हम लोग किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता है फॉरेस्ट सर्कल पूछा जाता है, वन वृत्त पूछा जाता है, तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में वो 16 है। वन वृत्त कितने हैं? 94,600। कहां गया, क्या बताना था तुमको? ये 94,689, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, 94,689। अच्छा, फॉरेस्ट सर्कल आपके कितने हो गए? 16। अगर आपसे कोई बोलता है फॉरेस्ट डिवीजन, फॉरेस्ट क्या पूछा जाता है? डिवीजन, जिसको आप बोलेंगे यहाँ पर वन मंडल, फॉरेस्ट डिवीजन पूछता है तो वो 64 है। देन आपके पास पूछा जाता है सब फॉरेस्ट डिवीजन, 135 हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। परिक्षेत्र 473, उप वन परिक्षेत्र 1871 और परिसर 8286। देखो, अब क्वेश्चन में ये तीन नीचे के नहीं पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो है ना वो केवल आपका ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट है यहाँ पे, ये तीन के लिए। मध्य प्रदेश में वन वृत्त इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में वन मंडल इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश में उप वन के नाम से या उप वन मंडल के नाम से पूछा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो बजट प्रस्तुत किया जाने वाला है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जाएगी पिछले बजट के अनुसार। ठीक है, यहां पर बजट जो है उनका आप एक फैक्ट देखेंगे, एक सेकेंड है ना, बजट का आप देखेंगे, बजट 24-25 नहीं, बजट 25-26 के लिए जो प्रस्तुत किया जाएगा उसका 24-25 से आपको डेटा मैच कराना है। समझ गए? अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द साइज ऑफ द मध्य प्रदेश बजट 25-26 इंक्रीजेस कंपेयर टू दी पिछले साल, यानी कि एक साल पहले का, जो आपको हमेशा समझाया गया कि बजट कैसे आता है। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि बजट का क्या होता है। तो वर्ष 2025-26 का जो बजट आया है वो 2024-25 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है 25-26 और यहां पर लिखना है 24-25। ठीक है, क्लियर? तो ये बजट जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है, मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे आंसर करना पड़ेगा सी, लेकिन बिल्कुल करेक्ट, अच्छा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। आप कहेंगे कि सर 16% लिखा जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ना वो 15% का इंक्रीमेंट किया है। कितने का? 15% इंक्रीज किया। ठीक, तो बजट आने के पहले कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जब एक्चुअल में आया तो पता चला कि वो 16% की बजाय 15% बड़ा बजट था। प्लस जब बजट की बात आती है तो वो 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट है। ये साइज है हमारे यहाँ के बजट का, याद रखें इसको। ठीक है, चलिए, बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये एक डेट है छोटी सी, आप इसको भी चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक आपकी सीएम राइज स्कूल का काफी नाम चल रहा है, जिसको नाम बदलकर चेंज करके सांदीपनी स्कूल या सांदीपनी विद्यालय करने का नाम चल रहा है। ये आपको मैंने पढ़ाया भी है पहले। तो सीएम राइज स्कूल के लंदन के T4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लंदन में स्थित T4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसने सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार, जो आपको बेस्ट स्कूल अवार्ड जो दिया जाता है, वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल अवार्ड, वो किसको दिया है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसका करेक्ट आंसर रतलाम है। ठीक है, नहीं यार, उज्जैन का नहीं है। सब लोग डी आंसर क्यों कर रहे हो? लंदन का T4 एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने रतलाम के स्कूल को जो है वो दिया था अवार्ड। ठीक है, फिर भी मैंने यहां हिंट कर दिया है आपको, आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला वीर भारत संग्रहालय कहां बनाया गया है? देश का पहला वीर भारत संग्रहालय, हाँ रतलाम ही है उसका आंसर, है ना? ठीक, वीर भारत संग्रहालय, ये मैंने आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन का आप आंसर याद रखेंगे डायरेक्टली। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में है। अब देखो, संग्रहालय इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका एक कारण है कि मध्य प्रदेश में जब आप बात करते हैं तो एक तो नए संग्रहालय गवर्नमेंट ओपन करती जा रही है, इसका मतलब कि वो करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है उसमें ट्राइब में लिखा हुआ है संग्रहालय या म्यूजियम के बारे में, संग्रहालय के बारे में लिखा हुआ है, वो आपको यहां से याद रखना है। तो मैंने यहाँ कुछ फैक्ट लिए हैं, या आप आज अभी की अभी याद करेंगे। देखो, एक आपको याद रखना है, ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो सर ये भोपाल में। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? भोपाल में है, पहला।
दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बादल भोई का म्यूजियम, बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, तो याद रखना है छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये पहले भी पीएससी क्वेश्चन इसके बारे में पूछ चुका है। थर्ड देखें, राजा शंकर शाह, राजा शंकर शाह म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन रानी दुर्गावती जी से रिलेटेड। रानी दुर्गावती जो आपका म्यूजियम है वो कहाँ है, जबलपुर में आएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके रानी कमलापति के बारे में। रानी कमलापति जी का जो म्यूजियम है ये कहाँ है, तो ये कोई भी पूछ लेगा तो आप बता देंगे ये आपको कहाँ मिलेगा, ये रानी कमलापति के महल में ही मिलेगा, भोपाल में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टांडिया मामा से रिलेटेड। टांडिया मामा भील म्यूजियम जो है, टांडिया भील म्यूजियम जो है वो कहाँ है, तो वो है बादोदा अहिर में, बादोदा अहिर में, और ये कहाँ पड़ेगा, तो ये खंडवा में पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि शहीद शहीद भीम भीमा नायक जो है आपके, इनका कहां पर है, तो याद रखना इनके धावा बावड़ी जो है उनका जगह का नाम है, और ये आपको पड़ेगा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। इतने सारे म्यूजियम आपको सभी याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे म्यूजियम जो हैं आप अभी से लिखाकर 2-3 बार इनको देख लें। इसमें से 3 क्वेश्चन अभी तक पेपर में ऑलरेडी हैं, ट्राइबल म्यूजियम, बादल भोई म्यूजियम और शायद शंकर शाह वाला म्यूजियम, ये 3 पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा और भी जो म्यूजियम या जो चीजें हैं वो आपको याद रखना पड़ेंगी, जो आपके कंटेंट में टॉपिक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है आध्यात्मिक या हिंदू धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित जो है जितने आपके पास बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े जो संग्रहालय थे, उनको कन्वर्ट कर रही है म्यूजियम में, लोक में। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार द्वारा देवी लोक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देवी लोक देखते हैं और आपकी आंखें चमक जाती कि वाह कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इसका आंसर सर हमारी तरफ से लगा दीजिए आप ए आंसर। लेकिन यस सुनील, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप सभी लोग ध्यान रखें, इसका करेक्ट आंसर है सलकनपुर, और सलकनपुर आपका सीहोर में है। तो हो सकता कि केवल सीहोर बोल दे या केवल सलकनपुर बोल दे। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ये सीहोर के जो आपका सलकनपुर है वहां का है कौन सी देवी, तो विजयासन देवी धाम है। ठीक है, यहां पर आप देख लें एक बार, ये आपका विजयासन देवी धाम हो गया। ठीक, विजयासन देवी धाम सलकनपुर वाला। ये आप यहां पर और क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर 64 योगिनियों को जो है प्रदर्शित किया जाएगा जो टोटल, और उनके कितने रूप, तो टोटल 9 रूप हैं, उन सभी को यहाँ पर दिखाया जाएगा इसमें। क्लियर, इसलिए ये बनाया जा रहा, काफी बड़ा और काफी आकर्षक होने वाला है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलावा, और बात करें सर तो एक आपने शंकराचार्य जी के बारे में सुना भी है, पढ़ाया भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य जी जो हैं वो आदि गुरु हमारे शंकराचार्य जी जो एकात्म के बारे में बात करते हैं, है ना, उनके बारे में जो उन्होंने अद्वैतवाद के बारे में जो बताया, इसमें एक वर्ड और याद रख लेना, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद ये जो है इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो शंकराचार्य जी रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है वो अपना शंकराचार्य जी इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, खंडवा में होगी, अद्वैत लोक बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग कि एक और आपका जो है इसके अलावा लोक की बात करें हम लोग, तो ओरछा में राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। दतिया जिले की बात करें तो पीताम्बरा माई का मंदिर है जहां पर महालोक बनाया जा रहा है। ठीक, वो खंडवा जिले का है ना, मैंने क्या बताया, एकात्म धाम भी बनाया जा रहा है। सारा फैक्ट आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा है अगला क्वेश्चन है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड है। इसको आप क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, एमपीआई के नाम से जाना जाता है। 2023 का ये इंडेक्स है। इसमें मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसमें सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है अलीराजपुर। मैं आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड और एसडीजी से रिलेटेड मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, अदरवाइज मैं आपको कहता हूं ये तो ठीक है, आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जिसको आप बोलते हैं भविष्य को ध्यान में रख के जब आप वो चीजें करते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हिंदी में कुछ बोला जाता है, तो इसको आपको रीड, इसके बारे में आपको पढ़ना है, रीड रैंक
and index and number given to Madhya Pradesh. Number given to Madhya Pradesh. SDG मुझे हिंदी याद है इसका एक्चुअल में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, पर याद अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। कोई बताएगा क्या? सतत विकास लक्ष्य, यस यस यस, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य, है ना, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये याद रखना। और नीति आयोग वाला भी आप पढ़ सकते हैं, नीति आयोग जो है थिंक टैंक, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 17 गोल है रवि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल कितने हैं देखो यार एक बार, एसडीजी में गोल कितने हैं, एसडीजी के अंतर्गत जो गोल, आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा 17 है। एसडीजी के गोल्स जो है वो 17 होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद रखें, चेक करें उसको एक बार, मेरी गलती नहीं होना चाहिए, फटाफट देख के बताओ। यस 17 है ना, 17 गोल है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है, पर मैं इसका आपको आंसर बता के जा रहा हूं अभी। इसका जो आंसर है ना, वो आंसर है मंडला। अगर करेक्ट हो तो मुझे आंसर करें इसका कि ये करेक्ट है। देश का पहला, या ये कहें कि पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला जो, यस वेरी गुड, अगर सी है करेक्ट आंसर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलिए, चेकआउट लिखने की जरूरत ही नहीं है, चेकआउट क्या होता है, चेक इन करना था ना। अगला क्वेश्चन जो है ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आपसे मुझे इसका आंसर चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। थर्टी 33%, 35%, 37% या 40%? यस रवि, बिल्कुल नहीं, सुनील नहीं, ये आपको अभी आपने थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर 35% है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। और जो आप समझ रहे हैं महिलाओं को कितना आरक्षण, तो वो पंचायती चुनाव में है, लोकल इलेक्शन में है। यहां पर मैं लिख देता हूं, लोकल इलेक्शन वाला भी पॉइंट हमारे मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकल इलेक्शन में रिजर्वेशन जो किया गया है महिलाओं के लिए, वो रिजर्वेशन है 50%, मतलब एक्सटेंड करके उसको कहां तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है, 50%, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल या एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली रूबिना फ्रांसिस का संबंध किस जिले से है। अब यार देखो, आपको मैं बताता हूं, देखो इसमें 3 क्वेश्चन में, मतलब 3 अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन केवल क्वेश्चन में है। पहली बात ये, एक लेडी का नाम लिखा है रूबिना फ्रांसिस। अब ये जब आप पूरा पढ़ोगे ना क्वेश्चन, तो नीचे आपको चारों ऑप्शन जो मिलेंगे वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के ही आपके जिले हैं। कहीं ना कहीं रूबिना फ्रांसिस का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। दूसरी बात कि ये पैरालंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तीसरा क्वेश्चन कि ये क्या करती हैं सर, ये एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेती हैं, ये कौन सा गेम खेलती है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कैटेगरी अगर नहीं पूछता है कि चलो 10 मीटर या उससे ज्यादा या उससे जो भी है, नहीं पूछा, फिर भी ये तो बनता है क्वेश्चन कि भाई ये रूबिना फ्रांसिस जो है फेमस है, किस खेल के लिए फेमस है, हॉकी खेलती हैं, ये चेस खेलती हैं, क्या खेलती हैं। तो पैरालंपिक में एयर पिस्टल की जो कैटेगरी है उसमें ये कांस्य पदक जीत के आई। ये तो हमारे क्वेश्चन वाले ने हमें बता दिया कि इन्हें ब्रोंज मेडल मिला है। इन्हें कौन सा मेडल मिला हुआ है, ब्रोंज मेडल मिला है। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट, अगर आप मिस ना करो तो ये देखो यहाँ पर 2024 यही पूछ लिया गया अगर सड़ा सा क्वेश्चन पेपर में कि बताइए पैरा ओलंपिक 2024 कहां हुए थे और कब हुए थे, तो याद रखना कि भाई साहब यहाँ पर पेरिस भी
पेरिस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ये पेरिस जो लिखा है ये भी कि भाई इसका वेन्यू क्या रहा है, ठीक है, तो पेरिस रहा है। और अब इनका अगर आंसर करेंगे तो मुझे कुछ आंसर करेक्ट मिले हैं, विच इज जबलपुर। रूबीना फ्रांसिस जबलपुर से रिलेटेड। पैराशूटर वही पिस्टल है ना, ये लिखा होगा नीचे, देखो ना ये लिखा एयर पिस्टल शूटर। क्या करेंगे पिस्टल से शूटिंग, ठीक। पेरिस फ्रांस, हाँ ठीक। अब देखो आपको ये मैंने लिख दिया कि आप पढ़ो, पर मैंने कुछ आपको फैक्ट लेकर यहां पर दिखाए हैं कि अगर पैरा ओलंपिक तो ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन आया तो ओलंपिक से आएगा। किससे आएगा? ओलंपिक से। यहाँ पर ओलंपिक में जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। देखो मैं आपको बोल देता हूँ, जो न्यूज में बहुत रहे हैं, मेन बात ये होती है करंट अफेयर बनता है। करंट अफेयर तो हर दिन 100 नए करंट अफेयर बन सकते हैं। हर राज्य में कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ चीजें चल ही रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी वैसी चीज नहीं है कि आपको जो है ये क्या कैसे पूछा जाएगा। पूछा इससे जाता है कि करंट अफेयर तो है लेकिन वो न्यूज में रहा है, उसको ज्यादातर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनके बारे में काफी चर्चाएं हुई है। तो हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाया है पैरालंपिक का। किसका? पैरालंपिक का। लेकिन हम पढ़ किसके रहे हैं? ओलंपिक के बारे में। ये किसका क्वेश्चन है? तो ये ओलंपिक का है, मतलब सॉरी फैक्ट किसका है? ओलंपिक का है, ठीक है। चलिए अब ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करें तो पेरिस में ही हुआ है। भारत की जो रैंक है वो 71 है, थोड़ी अच्छी नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, जो है फैक्ट वो है। जबकि इससे पहले वाला जो टोक्यो में हुआ था उसमें 48 नंबर पे भारत रहता है। थोड़ा ये भी नुकसान वाली बात हो गई। अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि हमने क्या जीता। हमने जीता सर एक गोल्ड, सॉरी एक आपका जो है सिल्वर, और 5 हमारे ब्रोंज आए। इस बार हमारे साथ बड़ी चोट हुई, हम ब्रोंज जीतते जीतते कई बार रह गए और जहां हमें लगता था कि गोल्ड आ जाएगा वहां हम हार गए और हमारे पास केवल और केवल सिल्वर हाथ लगा यहां से ना। अब ना हम ये देखते हैं कि नीरज चोपड़ा जी जो है वो रजत लेकर आते हैं, मतलब कि आपको सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। 89.45 मीटर के साथ में उन्होंने भाला फेंका और उनको रजत मिला, ठीक है। अब बात यह है कि रजत मिल गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाले या 2 ओलंपिक में मेडल लाने वाले व्यक्ति हैं। इनको 2 बार लाने वाले व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया जाए तो ये टोटल अब 5वें व्यक्ति बन गए हैं। अरशद नदीम, नदीम ने हराया था, यस, उसने 90 मीटर से ऊपर का कुछ कर दिया था, है ना। और इनको बोला गया था शायद कि कुछ वो प्रॉब्लम भी थी उस समय, बट इन्होंने बताया नहीं था, अपने ऊपर हावी ना हो जाए वो चीज वगैरह वगैरह, छोड़ो। अभी 2 बार ओलंपिक पदक जीते हैं, ये भी फैक्ट याद रखें। अब इनके साथ में एक लेडी का, देखो मैं क्लियर बोलता हूं, ये मनु भाकर अपने आप में बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी लड़की है जिन्होंने ये आप कहेंगे कि अवार्ड जीता है। लेकिन बीच में कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तो नहीं थी, लोगों ने फैलाई थी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। इन दोनों की शादी की बात को लेकर बहुत न्यूज बनी थी। मनु भाकर भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है हमारे यहाँ भारत की। इन्होंने निशानेबाजी में, शूटिंग में पदक जीता है और ये पहली भारतीय महिला बन गई है ऐसा करने वाली। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से और जो आपका टीम होती है, मिश्रित टीम जिसको बोलते हैं, मिक्स्ड टीम में, उन दोनों में जीता है और 2 पदक जिताने वाली अभी स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट भी बन गई है। इंपॉर्टेंट है इनके इनके हाँ, ये शूटिंग के लिए है ना। इनके द्वारा जो ये जीता गया, तो खुद तो सेल्फ तो लेकर आई, वो सेल्फ मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी, और मिश्रित टीम में भी लेकर। इससे हुआ क्या कि एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली लेडी है, ठीक। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए मनु भाकर से रिलेटेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके वो 6 लोग हैं आपके सामने जिन लोगों को अवार्ड मिला है 2024 की पदक तालिका में, जिनकी रैंक है वो आपके सामने यहाँ पर पेरिस ओलंपिक के विजेता हैं, ठीक है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। मनु भाकर, और मनु भाकर के साथ में सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने जब ये जीती ना, दोनों मिलकर जब मिक्स्ड में जीते थे तो बड़ी इनकी तारीफ की थी। स्वप्निल कुसाले हैं। भारतीय हॉकी टीम जो इस बार लग रहा था कि हमें बहुत अच्छा करके हमें दे देगी, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, बैड लक, गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम। और फिर आपका नीरज चोपड़ा, ये इनके लिए कौन आई है? चांदी। बाकी सब ब्रोंज वाले हैं। ये आप इसको कांस्य भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पीतल पीतल लिखा है, कांस्य कांस्य समझ लें इसको,
ठीक है। अमन सहरावत हो गए और नीरज चोपड़ा जी, और ये सारे इनके गेम्स लिखे हुए हैं, आपको गेम्स भी याद रखना पड़ेंगे। ठीक, इन 6 लोगों का अगर नाम तो यार एटलीस्ट याद रख लो, बाकी कुछ होता नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन हाँ ये 6 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 ट्रॉफी जो है 2024 में मध्य प्रदेश विजेता विजेता 2024 में, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, सैयद मुश्ताक समझ के मैंने यहाँ पे इसके फैक्ट लिए हैं, इसको एक काम करना कैटेगरी गलत डाल दो। आई थिंक रजत पाटीदार रहे हैं इसके कैप्टन ना, कैप्टन तो वैसे जो भी होंगे रहे होंगे, आप एक बार चेक कर लो। मुझे जहां तक लग रहा है रजत पाटीदार इसके करेक्ट आंसर है, पर वो मैच जीती नहीं थी शायद, उप विजेता रहे, अब सही हो जाएगा शायद। एक बार आप चेक करिए जरा, क्या रजत पाटीदार ही इसके कैप्टन थे उस समय? बताइए जरा चेक करके, इसका आंसर क्या यही है? और इसके बारे में फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल में मुंबई ने हरा दिया था, ठीक है। और वो इसलिए याद रखें क्योंकि 2024 जो है, 2024 में ये श्रेयस अय्यर भाई साहब, ये आपका आईपीएल भी जिता देते हैं टीम को, और 2024 में ये आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जिता देते हैं। तो श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। फाइनल जो हुआ था 2024 में चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, होता बेसिक बात कोई काम की नहीं है। सैयद मुश्ताक अली साहब के बारे में थोड़ा सा याद रख लें, ये व्यक्ति जो हैं ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विदेश में टेस्ट शतक बनाया था, पहले ऐसे व्यक्ति हैं सैयद मुश्ताक साहब, ठीक है। आपने मुझे आंसर नहीं बताया, कहाँ गायब हो सब लोग, बताइए क्या ये सही बात है? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024 का कैप्टन क्या रजत पाटीदार ही थे? जल्दी से देख के बता दो यार। वेंकटेश अय्यर तो मुझे 90% लग रहा नहीं है, हिमांशु मंत्री या फिर शुभम शर्मा, देखो एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किस, छिंदवाड़ा जिले का नाम ले लिया गया है, ज्यादा बात नहीं, ऑलरेडी पता होना चाहिए कि छिंदवाड़ा जिला हमसे बोल दिया गया है, तो ठीक है भाई साहब। किस गांव को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? लिखा गया है अवॉर्डेड द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024। कौन है? प्राणपुर, लाडपुरा, सबरवानी या धनबाद, धनगांव सॉरी। प्राणपुर एक और किसी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राणपुर, प्राणपुर कहां पे है ये भी बताएंगे आप मुझे, मैंने आपको पढ़ाया भी है प्राणपुर के बारे में। और चलो कोई बात नहीं, अभी आप मुझे इसका आंसर करें। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो गांव है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है साबरवानी। क्या नाम है इसका? साबरवानी, ठीक है, याद रखें इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, वो ये अवार्ड प्रोवाइड करता है, ये हमें ऑलरेडी लिख कर दे दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 किसे दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें, उत्तम सिंह जी को, भानु भारती जी को, के.एस. चित्रा जी को, या मालिनी अवस्थी जी को? याद रखें 2023 का अवार्ड उत्तम सिंह जी को दिया गया है, 2023 का जो अवार्ड दिया गया था वो उत्तम सिंह जी को दिया गया था, रवि, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये लिखा है आपके पास, अच्छा दोनों को मिला है क्या? बिल्कुल सही हो फिर तुम, के.एस. चित्रा जी को भी इसके लिए नॉमिनेट किया गया है, बोथ। उत्तम सिंह जी का नाम पता था यार मुझे, उत्तम सिंह जी को 22 के लिए, ओके सॉरी रवि, ये करेक्ट आंसर करना, बोथ वोथ कुछ नहीं है, इनको 2022 का मिला और इन्हें 2023 का, और अगले साल मिलता है तो इसी प्रकार से होता है, तो नॉमिनेशन हुआ होगा फिर 24 में मिला होगा, ठीक, ये लिखा है। और
दोनों को लिए चुना गया है। उत्तम सिंह जी को 22 के लिए, केएस चित्रा जी को 23 के लिए चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कार 28 सितंबर, जो कि लता मंगेशकर जी की जयंती है, उस दिन दिया जाएगा या जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है वो बताएंगे आप। 5वां, 10वां, 14th या 16th? 2025 की बात है। इसमें मध्य प्रदेश का 10th प्लेस रहा है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये आपके पास कुछ लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो रैंक वाइज पहले नंबर पे कौन आता है तो महाराष्ट्र है, फिर आपका हरियाणा है, देन आपका राजस्थान है, और 10th नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। 10th नंबर पे कौन है तो मध्य प्रदेश है। टैली में ऐसे भी याद रख लें, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, और ये ब्रोंज है, और ये टोटल मेडल है ना। एक ग्रैंड टोटल है यहाँ पर। सबसे ज्यादा 158 जो अवार्ड मिले हैं या जो आपके मेडल्स हैं वो महाराष्ट्र के पास है, मध्य प्रदेश के पास 32 है। ठीक, यस मैंने बी करेक्ट आंसर है इसका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ओ इजी क्वेश्चन आ गया। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सतना जिले का उत्पाद क्या है? सतना जिले का क्या उत्पाद है बताइए ओडीओपी के अंतर्गत? लहसुन, टमाटर, सीताफल, हल्दी। अभी एक सीताफल बड़ा, यस वेरी गुड सुनील, बहुत बढ़िया। टमाटर इज द करेक्ट आंसर, यानी टोमेटो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कौन सा सीताफल है, जंबो सीताफल या क्या नाम है वो बताना जरा मुझे थोड़ा सा। रवि 55 मिनट के आसपास एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सी रैंक थी तो 10वीं रैंक मध्य प्रदेश की थी। उसके पहले तो ये बेसिक जो तुमने आंसर किया था वही था। ठीक है, चलो ये सतना का आपका जो टोमेटो है वो आपका ओडीओपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 2023 का अर्जुन अवार्ड आर वैशाली, ईशा सिंह, पिंकी, दिव्यकृति सिंह शूटिंग में, बताइए। इसको चेक करना है यार, 2023 का है ये, शायद मेरे ख्याल से ए करेक्ट आंसर है, पर इसको चेक कर लीजिए आप एक बार। ठीक है, देखो अर्जुना अवार्ड जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लेवल, अच्छा ये तो अर्जुना अवार्ड के बारे में लिखा, इसको चेक करो। इसका करेक्ट आंसर वैशाली होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। इसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी अर्जुना अवार्ड की। अर्जुन अवार्ड जो है हमारा, ठीक है, ये 1961 से दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। स्पोर्ट पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है, जो इनके आउटस्टैंडिंग अवार्ड वो रहे इंटरनेशनल लेवल पर, इन्होंने जो कुछ किया है। सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस दिया जाता है, कैश प्राइज दी जाती है, और 15 लाख रुपए है ये कैश प्राइज में। ठीक है, चलिए यस वैशाली ही है ना, राइट। नेक्स्ट, बस चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आप लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स किया है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे चलते हैं क्योंकि वो थोड़े अजीब से भी थे, कोई दिक्कत नहीं। आप जो लोग लाइव थे आपने बढ़िया आंसर किया। एक बार केवल इस पीडीएफ को आप रीड कर लेना, और फिर और भी एक सेशन में लूंगा जिसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड फैक्ट लूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।